इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज पसमानदा समाज की दो महान विभूतियों का जन्मदिन है। इस मौके पर उनको याद करने के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कय्यूम अंसारी जी और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद इदरीसी जी, जिन्होंने 1965 की जंग में अपनी जान गंवाकर पाकिस्तान के टैंकों को नष्ट करने का काम किया, जिससे कि हमारी भारत की जीत तय हो सकी। तो ऐसे महान विभूतियों को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि अब्दुल कय्यूम अंसारी के बारे में आपको मालूम होगा, भारत में पहला संगठन दबे कुचले कमज़ोरों मजलूमों का जो बना, मोमिन कॉन्फ्रेंस का संगठन बना, जो कि 1920 के आसपास में संगठन बना, जिसका नेतृत्व फकत आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे। तो उस वक्त बहुत किस्म के लोगों में ज़्यादतियाँ देख पाई जाती थी, बहुत किस्म में कमज़ोर पीड़ितों को सताया जाता था। तो उन्होंने जितने भी कामगार लोग जो थे, जो कमज़ोर तबके के लोग थे मुसलमानों को, तो सबको लेकर एक संगठन बनाने का निर्णय लिया, जिसका मोमिन कॉन्फ्रेंस नाम लिया गया। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा सक्रिय बुनकर हुआ करते थे। उसके अलावा वो छोटे छोटे उसमें विंग बने थे, जमीयतुल राइन का बना था, जमीयतुल कुरैश का बना था। इसी तरह से कई जो छोटी छोटी जातियों के समूह को बना के साथ में किया जाता था। तो 1920 में संगठन बना, उसके बाद धीरे धीरे काम करता रहा लगातार। और उस वक़्त आसिम बिहारी ने भी जो पेशेवर तबके थे, जैसे कोई बुनकर था, कोई रुई धुनकने वाला था, कोई सब्जी बेचने वाला था, कोई नाई समाज का, इस तरह की जो समस्याएं थी उनको एक छोटे छोटे बीच में संगठन बना के एक वीवर्स फेडरेशन बनाया, एक कामगार फेडरेशन में इस तरह के बना के, तो जो उस वक़्त की जो अंग्रेज़ी सरकार थी उनसे मांग किया करते थे कि हमारा ये समाज के ये हो जाए तो हमें रोज़गार ये मुहैया हो जाएगा। इस तरीके से लगातार काम करते रहते थे। और जो समाज में जो मुस्लिम ज़मींदारों द्वारा कमज़ोर तबके लोगों को सताया जाता था, जुल्म ज़्यादती की जाती थी, तो उनको जागरूक करके हमेशा उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया। फिर 1937 के आसपास ये अब्दुल कय्यूम अंसारी जी ये थोड़ा पहले से थोड़ा संपन्न घराने से थे। जैसे आसिम बिहारी का जो बैकग्राउंड था बहुत गरीब तबके के थे वो, ये थोड़ा संपन्न घराने से थे। इनका ये 1937 का एक प्रांतीय इलेक्शन होता है बिहार में, उसमें पटना कार्यालय में कांग्रेस के कार्यालय में जाते हैं, तो टिकट के लिए पटना सदर सीट से। उस सीट पे तो कुछ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रिश्तेदार को वहाँ कार्यालय में इनसे ये कह देते हैं कि अब जुलाहे भी राजनीति करें, अब विधायक बनने का सपना देखने लगे हैं। फिर ये मुस्लिम लीग में भी जाते हैं टिकट के लिए, मुस्लिम लीग के ऑफिस में भी, तब भी उनको सकारात्मक जो है जवाब नहीं मिलता है, तो उससे बड़ा आहत होते हैं। फिर ये आसिम बिहारी के साथ में जुड़ के लगातार मोमिन कॉन्फ्रेंस में काम करने का निर्णय लेते हैं। और ये बहुत ही शुरू से ही बहुत तेज तर्रार थे, इतने तेज तर्रार थे कि 1937 में ज्वाइन करते हैं। 1940 के आसपास ये जो जब भारत विभाजन की वो प्रक्रिया चल रही थी मुस्लिम लीग के कहने पर या मुस्लिम लीग के दबाव में, तो 1940 में लगभग ये 40,000 आदमी पूर्वांचल और बिहार के लेके वहाँ दिल्ली पहुँचते हैं, जिसमें ब्रिटिश की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उसमें उस वक़्त मतलब कि चांदनी चौक से इंडिया गेट तक पब्लिक थी, जो ये कह रही थी कि हमें मजहब के नाम पर देश का बंटवारा नहीं चाहिए। कि बहुत तेज़ लोग उनके मुतासिर होते थे उनकी ज़बान से, उनके साथ लोग जुड़े जाते थे। हम लोग बचपने में पापा लोग भी हमारे जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस का नाम सब जानते थे, सब कोई ऐसा नहीं जानता ना हो। तो इस तरीके से फिर लगातार ये स्वतंत्रता संग्राम में भी एक्टिव रहे। उसके 1946 का इलेक्शन हुआ, जब बिहार विधानसभा इलेक्शन हुआ, तो उसमें इन्होंने अपने संगठन को चुनाव लड़ने का फैसला किया
तो उसमें ये 14 सीटों पर चुनाव लड़े, जबकि उस वक्त वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का हक केवल जिनके पास खसरा खतौनी था, यानी जमीन जायदाद थी, या जो कम से कम मैट्रिक पास हो, उन्हीं लोग को वोट देने का हक था। और अगर सारे लोगों को वोट देने का हक होता तो हो सकता है देश के बंटवारे का रास्ता ही नहीं साफ हो पाता, क्योंकि वो जो इलेक्शन था उससे ये भी तय होना था कि जितनी मुस्लिम बहुल सीटें थी उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी भी मुस्लिम लड़ेगा और मुस्लिम लीग का प्रत्याशी मुस्लिम लड़ेगा। अगर मुस्लिम लीग ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो चुनाव देश का बंटवारा होगा, अगर मुस्लिम लीग ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं जीतती है तो देश का बंटवारा नहीं होगा। और ज्यादातर सीटों में मुस्लिम लीग चुनाव जीत जाती है, क्योंकि आम मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार उनको थे जो पढ़े लिखे थे, जो जमीन जायदाद वाले थे। और हम लोगों में पढ़े लिखों की भी तादाद नहीं थी और जमीन जायदाद वालों की भी तादाद नहीं थी, तो बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार था। फिर भी 14 सीटों पर चुनाव लड़के ये 6 सीटों पर चुनाव जीतते हैं। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनती है बिहार में, तो उसमें सरदार पटेल जो कि मध्यस्थता पे हैं, सरदार पटेल ने कांग्रेस पर दबाव बना के कहा कि यही हमारे असली मुसलमान हैं, यही हमारे देश के मुसलमान हैं, इनको हमें, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हमें इनको तरजीह देना है। तो अब्दुल कयूम अंसारी साहब और नूर मोहम्मद एक विधायक हुए थे उस जमाने में, 6 विधायकों में उन दोनों को सरदार पटेल की मध्यस्थता के बाद में जो बिहार में कांग्रेस सरकार में, उसमें दोनों को मंत्री बनाने का काम किया गया। इन्होंने मंत्री रहते हुए उस जमाने में बिहार में जो पसमानदा बहुल एरिया थे, जो कमजोर तबके आबादी वाले क्षेत्र थे, उनमें जो है लगभग 500 कुछ स्कूल खुलवाए, क्योंकि हमारी जो आबादी थी वो मॉडर्न एजुकेशन से कोसों दूर थी। तो इन्होंने उस वक्त 500 कुछ स्कूल खुलवाए और मुसलमानों को समझाने की कोशिश की कि हमारा हित जो है यही भारत में रहने से है। जो बड़ी तादाद में पेशेवर तबके के लोग जो यहाँ रुके, उसमें कहीं ना कहीं मोमिन कॉन्फ्रेंस और अब्दुल कयूम अंसारी जैसे नेता का बहुत बड़ा रोल था। तो क्योंकि जो पाकिस्तान जो लोग बनाने की मांग कर रहे थे वो ज़्यादातर रजवाड़े तबके के लोग थे, जमींदार तबके के लोग थे, वो उन्हें शासन करने के शौक के एवज में बनवाना चाह रहे थे। फिर देश आज़ाद हुआ और लगातार इन्होंने जो बहुसंख्यक समाज से बैलेंस बना के एक इन्होंने संगठन और बनाया था जो ओबीसी के नाम पर, उसमें हिंदू ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी को साथ में लेके चलने का इन्होंने काम किया था। फिर 1953 में जब काका कालेलकर आयोग कमेटी का गठन हुआ तो उस कमेटी में भी आपको जगह मिली। तो आपने जितने भी पेशेवर तबके थे मुसलमानों के, सबको ओबीसी में शामिल कराने के लिए सिफारिश को अंजाम देने का काम किया। और जब जमींदारी खत्म हुई उसमें भी आपका ये था कि जितनी भी पेशेवर तबके की थी ज़्यादातर पट्टे वगैरह में जगह मिली। उस वक्त हुए भी बहुत सी जगह पर पट्टे वगैरह, लेकिन बहुत से लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए उनसे लेने का या छीनने का, तो वो लगा। लेकिन आजीवन वो हमेशा मुसलमानों में कमज़ोर तबके के लिए संघर्षरत रहे, उनके लिए कार्य करते रहे, उनको इसीलिए याद किया जाता है। आज भी जो बड़े बूढ़ों में अगर आप बैठेंगे, जो अपर क्लास के बड़े बूढ़े हैं, तो उनसे जब मोमिन कॉन्फ्रेंस का नाम ले लेंगे या इनका नाम ले लें तो गरियाने लगेंगे, कहीं इन्हीं लोग की वजह से पाकिस्तान छोटा सा रह गया। तो हकीकत में भाई पाकिस्तान में जो हम लोग वहाँ गए, आज भी वहाँ पर माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन है, 5% रिजर्वेशन माइनॉरिटी के लिए है, लेकिन जो दबे कुचले कमज़ोर तबके के लिए जो भी सहूलियत मिलना चाहिए वहाँ पर नहीं है। जैसे भारतीय संविधान में यह है कि किसी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि उस धर्म के कमज़ोर तबकों को आगे लाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। जैसे ओबीसी में ओबीसी हिंदू मुस्लिम ओबीसी के साथ में रखा गया है, उसी देखिए एससी में भी रखा था। एससी में किसी कारणवश हम नहीं हैं, एसटी में भी हम हैं, और कहीं ना कहीं हम राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उस वक्त राजनीतिक रूप से हम थोड़े दिन सबल रहे थे, जब तक कि 1970 के दशक तक की हम लोग राजनीतिक रूप से एक पहचान थी भारत के अंदर हमारी। लेकिन बाद में जो हम लोग पिछड़े, कहीं ना कहीं जो हमारी सामाजिक स्थिति है, हमारी जो सामाजिक पहचान है, हमारी सामाजिक पहचान हमारी जात है, हमारी सामाजिक पहचान हमारा वर्ग है, उससे अलग हट के जो धर्म के नाम पर वोट करने लगे। धर्म के नाम पर वोट हम जिनको करते रहे वो हमेशा ऐसे लोग हम पर काबिज होते रहे
जो जिनको हमारी समस्याओं को सरोकार नहीं है। आज भी आप माशरे में देख रहे होंगे वक्फ बिल आया है, वक्फ बिल के विरोध में जगह जगह धरने प्रदर्शन के आंदोलन हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि वक्फ बिल से प्रभावित वो लोग हैं जो लोग हमारे शासक वर्ग हैं, इसलिए हो रहे हैं। और हमारी जो समस्याएं तमाम थी उनके लिए कभी कोई आंदोलन हुआ? बीजेपी की सरकार आई 2017 के बाद से गोश्त व्यापारियों को हमारी बहुत सी दिक्कतें आई। कभी उनके लिए किसी जो हमारे मुस्लिम लीडरशिप या हमारे मौलवी मौलाना जो लोग कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से बात रखे कि इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, ये कैसे दूर है। बुनकरों के लिए जो फ्लैट रेट बिजली योजना बंद हुई उससे तमाम बुनकर प्रभावित हुए, कभी उनकी समस्याओं के लिए कोई ना धरना प्रदर्शन, ना कोई आंदोलन, ना कोई कभी ज्ञापन देखने को मिला। इसी तरीके जो हमारा मूल मुद्दा है धारा संविधान के अनुच्छेद 341 पर जो मजहबी पाबंदी हटाने का जो हम लोग अक्सर मांग करते हैं, तो उस पर भी कभी आप जो है हमारे इन मौलवी हैं जो अपर क्लास के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको कभी नहीं देखेंगे कि या वो कहीं पर धरना प्रदर्शन करें या संसद में मुद्दा उठाएं या मांग करें इस तरीके से, क्योंकि इससे उनको लाभ होने वाला नहीं है। वक्फ बिल से उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए वो भेड़ बकरी की तरह हमारी भीड़ को इकट्ठा करके अपने मुद्दे हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह वीर अब्दुल हमीद जी की बात की जाए, 1933 में पैदा हुए थे गाजीपुर जिले में। बताया ये जाता है कि जिस वक्त पाकिस्तान के जो फौज टैंक पूरे बढ़ते हुए भारत की तरफ बढ़ रहे थे पंजाब में, तो उधर जो है जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा रोकने के लिए, तो ये उनके पर बम मार के कूद गए, उनके टैंकों को नष्ट करने का काम किया। इस तरीके से अपनी जान गंवाकर देश सेवा करने का काम किया और ये सर्वविदित है, ये हमेशा देखने में आया है। पसमानदा समाज का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो उसको जब जब देश सेवा करने का मौका मिला है उसने देश सेवा में कभी भी संकोच नहीं किया है, यहाँ तक कि अपनी जान देने में भी संकोच नहीं किया है। आप एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाल दे सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरा जाति से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने भारत को सशक्त बनाने में अपना अहम योगदान किया। इसी बातों के साथ में अपनी बात खत्म करते हैं बस। और आप लोगों से गुजारिश है इन दोनों महापुरुषों के लिए दुआए मग़फ़िरत करके प्रोग्राम का इख्तिताम करें।